हमारा राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस बढ़ते राजस्थान ने सफलता के कई आयाम स्थापित किए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है डिजिटलाइजेशन। और चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे हो कोई और सरकारी सुविधाओं का लाभ लेना, सभी कुछ डिजिटल हो चुका है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा थ्रेट आता है साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्राइम। इसे लेकर के राजस्थान सरकार सचेत है और पुलिस विभाग भी बेहतर कार्य कर रहा है। नमस्कार, मैं राकेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं दूरदर्शन राजस्थान के एक विशेष कार्यक्रम विकसित राजस्थान 2047 में, जहां आज हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी की। साइबर सुरक्षा अभियान के बारे में बात करेंगे, किस तरह से आप डिजिटल हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं इसमें, लेकिन सुरक्षा का भी बहुत बड़ा ख्याल रखना है आपको। आज हमारे साथ कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं श्री शांतनु कुमार सिंह, आप डीआईजी साइबर क्राइम राजस्थान पुलिस। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कार्यक्रम में। धन्यवाद। विकसित राजस्थान 2047 को हम एक उम्मीद के साथ में देखते हैं, लेकिन डिजिटल होने के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी भी बहुत महत्वपूर्ण है। साइबर सिक्योरिटी को आप किस तरह से देखते हैं? साइबर सिक्योरिटी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विकसित भारत 2047 और विकसित राजस्थान 2047, ये हमारा सपना तभी पूरा होगा जब हम अपने डिजिटल पूरी की पूरी जो वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड को सेफ बनाएंगे। और डिजिटल वर्ल्ड सेफ बनाने के लिए आपको एक हाइजीन का प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। और उसके बाद आपको अपना क्योंकि सारा मनी अब डिजिटलाइज्ड हो चुकी है, तो व्यक्ति के मोबाइल में उसके पास सारे बैंक्स का, उनके सबके ऐप्स हैं, यूपीआई पेमेंट्स वगैरह वो करते हैं। लोगों ने कैश रखना बंद कर दिया है, सारे पेमेंट्स वगैरह यूपीआई से करते हैं। उन पर चोरों की, साइबर ठगों की निगाह रहती है। एक साधारण आदमी साधारण बुद्धि से भी अगर काम करे तो भी वो बहुत अच्छी तरह सेफली अपने ट्रांजैक्शन कर सकता है। इसके अलावा अपने पहचान के जितने भी आईडी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो व्यक्ति अपने मोबाइल पर या अपने लैपटॉप पर या अपने पास पेन ड्राइव में रखता है। उसको सेफ बना के रखना, वो भी एक हाइजीन का प्रोटोकॉल फॉलो करने पे बहुत इजीली हो सकता है। बहुत बड़ा चुनौती नहीं है, बहुत साधारण से 4-5 पॉइंट्स होते हैं जिनको व्यक्ति अगर अपनी आम आदत में डाल ले तो बहुत इजीली सेफ बन सकता है। जब व्यक्ति उन्नति करेगा सेफली, समाज उन्नति करेगा सेफली, राजस्थान उन्नति करेगा सेफली, तभी हमारा भारत जो है वो विकसित 2047 का जो सपना पूरा कर पाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है। साइबर सुरक्षा अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि सबसे पहले हमें सोचना जरूरी है कि साइबर ठगी या साइबर अपराध जो है वो अकेले व्यक्ति का क्राइम नहीं है, ये एक संगठित अपराध है। और इसके लिए 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक मोबाइल सिम होना या मोबाइल कनेक्शन होना, दूसरा होता है बैंक अकाउंट या यूपीआई आईडी होना, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आम जनता में या तो डर हो या इग्नोरेंस हो, अज्ञान हो। तो जनरली हमारा जो डिफ़ॉल्ट रिएक्शन होता है किसी भी चुनौती के प्रति, तो हम थोड़ा सा सहम करके उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हमारे मोबाइल सिम और हमारे बैंक अकाउंट को तो हम सावधानी से हम कर सकते हैं, प्लस अवेयरनेस जो हम बढ़ाते हैं लोगों में, जो साइबर सुरक्षा की हम ज्ञान देते हैं, उनमें शिक्षा बढ़ाते हैं, लोगों की आदत डलवाते हैं, उससे हम इसका बहुत इजीली काउंटर कर सकते हैं। बहुत तरह के साइबर क्राइम होते हैं, लेकिन अगर एक विभाग की हम बात करें, राजस्थान सरकार की तरफ से आपके पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, तो चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं इसमें? साइबर फ्रॉड्स के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड जो होता है वो इन्वेस्टमेंट स्कैम होता है, जहाँ पर टेलीग्राम या दूसरे ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप या यूट्यूब के थ्रू, वहाँ पर चैनल्स में वीडियोस दिखाए जाते हैं कि आपका पैसा बहुत जल्दी दुगना तिगुना हो जाएगा। आम व्यक्ति लालच में आकर के उसमें बिना सोचे समझे, बिना सेबी से वेरीफाई किए उसको अपना अकाउंट खुलवा लेता है। साइबर ठग जो होते हैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो आपके वैलेट, एक कृत्रिम वैलेट बना करके आपको व्हाट्सएप पे दिखा देते हैं, उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको दे देते हैं। आप जब भी उस वैलेट को खोलते हैं तो उसके अंदर आपका 1 लाख जो है वो 15 दिन में 2 लाख हो गया है, 10 दिन बाद वो 3 लाख हो गया है। आपको लगता है कि इस इन्वेस्टमेंट करने में मुझे बहुत ज़्यादा फायदा है। तो एक तरह से साइबर ठग जो हैं, साइबर अपराधी आपके लालच को और आपकी अज्ञानता को प्ले करते हैं, उसका फ़ायदा उठा करके वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड करते हैं। आप ये मान के चलें कि ऑलमोस्ट 2/3 जो पैसा, अगर 100 रुपये अगर हम साइबर फ्रॉड में लूज़ कर रहे हैं तो उसका करीबन 2/3 पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट स्कैम में जाता है। दूसरा तरीका है डिजिटल अरेस्ट का। जनरली भारतीयों में पुलिस और कानून के प्रति बहुत आस्था रहती है, तो कानून का या किसी पुलिस का या किसी भी एजेंसी का, सरकारी एजेंसी का कोई नोटिस वगैरह आता है तो हम जो है वो उसको घबरा करके हम तुरंत जो है उसमें रिस्पॉन्ड करते हैं। उसका फ़ायदा उठा करके जो साइबर ठग हैं वो फर्जी सम्मन, फर्जी नोटिस, फर्जी वारंट बना करके, फर्जी न्यायालय के आदेश बना करके वो लोगों को फ़ोन करके बताते हैं कि हम
किसी कानून एजेंसी से बोल रहे हैं, सीबीआई से, राजस्थान पुलिस से या एटीएस से, और आपका जो मोबाइल जो सिम नंबर है या आपका बैंक अकाउंट है वो आतंकवादी या देश विरोधी गतिविधियों में पाया गया है, आपके पास इतने पैसे हैं, उन पैसों को हम हमारे दिए हम ये जांच करेंगे कि आपने पैसा अपराध से तो नहीं कमाया है। तो व्यक्ति घबरा जाता है, जो कॉल रिसीव करता है आम जनता, वो उससे कहती है कि नहीं तो मेरा खुद का कमाई का पैसा है, मैंने खुद ने मेहनत की है, कि ठीक है हम आपकी बात मानते हैं, आप ऐसा कीजिए कि जब तक हम इसको वेरीफाई नहीं कर लें अब हमारे दिए हुए सरकारी अकाउंट नंबर में इस पैसे को ट्रांसफ़र कर दें जी। तो जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके साथ ज़्यादा दिक्कत रहती है, वो जनरली अकेले होते हैं, बच्चे बाहर नौकरी कर रहे होते हैं और जनरली हस्बैंड वाइफ रहते होते हैं, तो उनको पता भी होता है ठगों को सोशल प्रोफाइलिंग के थ्रू कि इनके पास इमीडिएटली सलाह मांगने के लिए कोई नहीं है, तो वो तुरंत अपने एफडीज़ वगैरह का जो पैसा है वो उस ठग के द्वारा दिए गए अकाउंट में बिना वेरीफाई के डाल देते हैं। डालने के विदिन 10, 20, 30 मिनट्स के अंदर गोल्डन आवर प्रिंसिपल के दौरान 40 मिनट्स के अंदर सारा पैसा जो है वो या तो चेक विड्रॉल से, एटीएम विड्रॉल से या यूपीआई पेमेंट्स के थ्रू चल जाता है। तो इम्पॉर्टेंट बात यही है कि हमने बैंक्स को, गृह मंत्रालय ने भी और आरबीआई ने भी अब निर्देश दिए हैं, हमने भी सारे बैंक्स को कहा है कि कोई भी सीनियर सिटीजन अगर अपनी एफडी या बैंक का पैसा प्री मैच्योर कैश कराने आए तो तुरंत उसके नॉमिनी से बात करें, और फिर भी बैंक मैनेजर को थोड़ा सा लगता है डाउट है तो इमीडिएटली पुलिस, जो नियरेस्ट पुलिस थाना है या हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है उनको कॉल करें। आप विश्वास नहीं करेंगे, पिछले 2 महीने में ही हमने 5 इस तरह के डिजिटल अरेस्ट के केस लाइव हमने पकड़े हैं और उसके अंदर हमने जो आम सिटीजन या सीनियर सिटीजन का पैसा बचाया भी है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण साइबर फ्रॉड का जो एक तरीका है वो बेसिकली एपीके फाइल के थ्रू आपका सारा फ़ोन का डाटा हैक करना है जी। इसी तरह से उसके बाद सेक्सटॉर्शन कॉल, जिसके अंदर आपको ब्लैकमेल किया जाता है, आपको वीडियो कॉल किया जाता है, आपको अश्लील फ़ोटो दिखाई जाती हैं, और क्योंकि वीडियो कॉल के अंदर जो देखने वाला होता है उसका चेहरा भी नज़र आता है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के फिर वो आपको डराते हैं कि ये आप ये देख रहे हैं और आपका ये स्क्रीनशॉट जो है हम आपके परिवार में या आपके मित्रजनों में भेज देंगे, तो आपको इससे आपकी एक तरह से आपकी बहुत बुरी इमेज खराब होगी। तो उसके में डर के कारण व्यक्ति जो है वो पैसे देता है। इसमें कई पहले शुरुआत में 2022-23 के अंदर कई लोगों ने, निर्दोष लोगों ने सुसाइड भी किए हैं डर के मारे कि हमारी इज्जत पूरे मार्केट में ख़राब हो जाएगी या पूरे समाज में ख़राब हो जाएगी। तो ये 3, 4, 5 जो है वो बहुत कॉमन तरीके हैं। इसके अलावा साइबर फ्रॉड्स ने हर रोजाना नए तरीके निकाले हैं, जिसके अंदर कॉल फॉरवर्डिंग ऑन करके, एपीके फाइल के थ्रू कॉल फॉरवर्डिंग ऑन करके उनका ओटीपी वगैरह वो ले लेते हैं, या आपका पार्सल या कुरियर एजेंसी बनकर आपको कॉल करते हैं कि आपका एक बड़ा महंगा कुरियर आया हुआ है और हमें घर पे ही डिलीवर करना है, तो आप जो है अपना ये नंबर डायल कीजिए। तो नंबर डायल करने से ही तुरंत उसका कॉल फॉरवर्डिंग ऑन हो जाता है फ़ोन का, और वो उसके बाद ओटीपी वो ले लेते हैं। जी, इसके बारे में चर्चा और हम डिटेल से करेंगे, एक एक पॉइंट पर बात करेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट की चुनौतियों की अगर बात करें, आपने कहा कि ये कोई व्यक्तिगत अपराध नहीं है, एक संगठित अपराध है। राजस्थान के किसी भी ज़िले में किसी व्यक्ति के साथ में कोई फ्रॉड होता है, पता चलता है कि किसी और राज्य के किसी गांव में, किसी कस्बे में बैठ करके कुछ एक अपराधी मिल करके इसको अंजाम दे रहे थे, तो डिपार्टमेंट के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो जाता है, किस तरह से वहाँ तक पहुँचे, किस तरह से वो मनी को रिकवर किया जाए, जो पीड़ित है उसको मदद करवाई जाए। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आम अपराध के अंदर व्यक्ति और जो अपराधी होता है वो ऑलमोस्ट एक ही ज्योग्राफिकल लोकेशन पे होता है, आमना सामने होता है, उनके बीच में जो भी मारपीट वगैरह, जो भी कहासुनी है, जो भी अपराध घटित होता है, लेकिन उनकी लोकेशन एक होती है। अब इंटरनेट और मोबाइल सिम और बैंक खातों के कारण किसी भी विक्टिम का या किसी भी जो पीड़ित है उसका जो पैसा जो उसको कॉल कर रहा है वो भी केरला या आंध्र प्रदेश या जम्मू कश्मीर में बैठा हो सकता है, और जिन अकाउंट में उसका पैसा गया है और वहाँ से जो पैसा निकला है वो बिहार के अंदर हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है जी, देश के किसी भी हिस्से में हो सकता है। बिल्कुल। तो साइबर क्राइम की जो सबसे बड़ी एक चुनौती है वो यही है कि अपराधी भी हमारी सीमाओं से बाहर है और जहाँ पे पैसा निकला है उसका वो भी हमारी सीमाओं से बाहर है एक ही इन्वेस्टिगेशन को करने में। और क्योंकि अगर पैसा बड़ा हो, जैसे खासकर डिजिटल अरेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कैम में वो पैसा अगर बड़ा हो तो वो मल्टीपल लोकेशंस पे निकलता है। इसमें अभी एक पर्टिकुलर केस के अंदर हमने पाया कि लेयर 1 अकाउंट तो एक था, लेकिन इमीडिएटली अपराधियों ने उसको 300 लेयर 2 अकाउंट में डाल दिया। तो अब 300 अकाउंट जो है वो 300 लोकेशंस पे हैं भारत में, तो वहाँ पर हर लोकेशन पे जाकर के, हर बैंक में ब्रांच में जाकर के ये पता लगाना कि ये पैसा किसने निकाला, ये बहुत बड़ा एक तरह से हिमालयन चुनौती है हमारे लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, इसमें सबसे इफेक्टिव चीज़ है वो अवेयरनेस ही है कि हम लोगों को शिक्षित बनाएं, लोगों को हम जागरूक बनाएं, और सबसे पहले तो वो अपराध हो ही नहीं। और अगर बाय द वे अपराध फिर भी हो जाता है
तो उसका गोल्डन आवर प्रिंसिपल लागू होता है। उसके अंदर 40 से 60 मिनट में अगर हम उसको पैसे को ट्रांजैक्शन में रोक पाएँ और उस पैसे को होल्ड या लियन कर पाएँ ट्रांजैक्शन के अंदर, तो वो सबसे हमारा बड़ा मतलब सबसे बड़ा सुरक्षा का उपाय है। इसी चीज़ के लिए भारत सरकार ने एक इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर दिल्ली में एक्टिवेट है, संचालित है, और उसी तर्ज पर राजस्थान में भी राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की घोषणा, बजट घोषणा 2026-27 में हुई है। और शीघ्र ही एक हमने शुरू कर दिया है पुलिस हेडक्वार्टर में इसका संचालन, और शीघ्र ही एक बड़ी बिल्डिंग में, इंडिपेंडेंट बिल्डिंग में हम राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन कंट्रोल सेंटर खोलने जा रहे हैं। इसमें हम अलग अलग ब्रांचेस के रूप में काम कर रहे हैं, और हमारा एक पूरा का वर्क एक पूरी टीम जो है वो इसी काम में लगी हुई है, जिसको बोलते हैं फ्रॉड मिटिगेशन, कि अगर साइबर क्राइम आपके साथ हो जाए तो इमीडिएटली हमारे साथ बैंक के अधिकारी भी बैठते हैं, बैंक के नोडल ऑफिसर, हमारे पास वो सूचना आते ही हम तुरंत बैंक को सूचित करते हैं और वो तुरंत ट्रांजैक्शन को रोकती है। चुनौती बहुत बड़ी है, इसीलिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान के हर जिले में, हर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर पुलिस स्टेशन खोल रखा है, और राजस्थान के प्रत्येक थाने में हमारी एक साइबर हेल्प डेस्क भी संचालित है जो सक्रिय है। तो किसी भी व्यक्ति के पास साइबर क्राइम की शिकायत या साइबर क्राइम से राहत पहुंचाने के लिए हर थाने पर और हर जिला हेडक्वार्टर पर वहां पर राहत मौजूद है। और हमारे कुछ वॉलंटियर्स हैं, ऑलमोस्ट हर गांव में, हर शहर में हमने वॉलंटियर्स भी कर रखे हैं जो उनको हमारी भी मदद करते हैं जागरूकता फैलाने में, और लोगों की भी मदद करते हैं उनकी मदद करने में। तो और 2 व्हाट्सएप हेल्पलाइन भी हमने चालू कर रखी है। व्यक्ति जो है, हमारे पास ऑलमोस्ट 500 से 1000 कॉल आते हैं जिसके अंदर व्यक्ति अपनी परेशानी के बारे में बताता है। और 1930 कॉल सेंटर है, उसकी क्षमता हमने बढ़ाई है। पहले ये क्षमता करीबन 30 के आसपास थी। पिछले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत इसमें इनिशिएटिव लिया है, और इसको हमने बढ़ा करके 23 और बढ़ाकर 53 किया है, और जल्दी इसको 60 करने वाले हैं। तो हम ऑलमोस्ट 94% 95% कॉल्स को हम रिप्लाई दे पा रहे हैं। प्रतिदिन लगभग 10,000 कॉल्स 1930 पे आते हैं, और उसमें से 100 से 125 150 के आसपास जो होते हैं वो किसी न किसी इवेंट के बारे में होते हैं कि हमारे साइबर इंसिडेंट हो चुका है। 5-5.5 हज़ार कॉल्स जो हैं वो पहले कोई घटना हो चुकी है या उनको कोई क्वेरी करनी है उसके बारे में होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ जागरूकता और जानकारी प्राप्त करने के लिए भी कॉल करते हैं। हमारा जो 1930 कॉल सेंटर है वो राजस्थान के प्रत्येक रेंज हेडक्वार्टर पर भी संचालित है, और जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में है, और पुलिस मुख्यालय के जो टॉप फ्लोर है उस पर भी संचालित है। हमारा 24/7 ये कॉल सेंटर चलता है, और हम राजस्थान के प्रत्येक नागरिक के लिए हम 24/7 अलर्ट हैं और तैनात हैं। जी, आपने जो ये आंकड़ा बताया एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, और एक चुनौती भी है पूरे प्रदेश में सरकार के लिए और डिपार्टमेंट के लिए भी। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लोगों को डिजिटली हम एजुकेट करें, अवेयर करें। तो उसके लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, किस तरह से आप लोग लोगों से जुड़ते हैं, आम आदमी से जुड़ते हैं, किस तरह से उनको अपडेट करते हैं कि ये नहीं करना है, ये करना है, ये सावधानी रखें, इस तरह से ध्यान रखें? इसमें हमने जो समाज के डिफरेंट सेक्टर्स हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन। वहाँ पर हमारी टीम राइट नाउ अभी भी एक यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी टीम जो है अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रही है, और हमारी टीम महीने में और हफ्ते में एक पूरा प्रोग्राम बना करके यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस, वहाँ पे मैं स्वयं भी कई बार कई लोकेशंस पे गया हूँ। हम कोशिश करते हैं कि उनको साइबर अवेयरनेस की पूरी डूज एंड डोंट्स के बारे में बताएं, और जो आसन खतरे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी रोज़ाना चेंज होती है, और एआई के प्रारूप के बाद बहुत तेज़ी से एआई ने जो साइबर क्राइम में अंतर डाला है वो ये है कि पहले एआई की बिना ट्रांसफ़र करने में, मनी ट्रांसफ़र को डिफरेंट अकाउंट्स में करने में मैनुअली बहुत कम टाइम लगता था। अब बल्क पेमेंट पोर्टल सर्विसेज जो है उसके थ्रू, एआई के थ्रू 1 सेकंड के अंदर 300-500 अकाउंट्स के अंदर पैसा चल जाता है। तो जो पहले हमारे पास 60 मिनट तक का टाइम रहता था वो घट करके अब 25 से 30-40 मिनट तक आ गया है गोल्डन आवर के हिसाब से। तो एआई के कारण लोगों को, साइबर अपराधियों को आइडियाज़ भी बहुत मिल रहे हैं कि हम किसी भी आमजन को या किसी भी व्यक्ति को किस तरह से हम उसको ठगी का शिकार बना सकते हैं। तो उसके बाद हमारा जो टोटल फोकस रहता है वो एआई के प्लस पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स और डूज एंड डोंट्स को बताना। इसी प्रकार से हमने व्यापारिक, क्योंकि ये देखा गया कि इन्वेस्टमेंट स्कैम्स का बहुत बड़ा शेयर रहता है साइबर फ्रॉड में, तो हम जितने भी यहाँ पर व्यापारिक संगठन हैं, जैसे फिक्की है और जितने भी शहरों में जो व्यापारिक संगठन बने हुए हैं, मर्चेंट एसोसिएशन हैं, उनमें हम मासिक प्रोग्राम करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को हम कुछ पैम्पलेट्स भी देते हैं और उनको पूरी तरह से बताते भी हैं। हमारे साइबर वॉलंटियर्स हैं जो शहर शहर गांव-गांव में हैं, उनको हम मैसेज भी डालते हैं। हमारा राजस्थान पुलिस का जो सोशल मीडिया हैंडल है उसके माध्यम से हम रोज़ाना साइबर अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाते हैं। वीडियोस जो दिल्ली, एमएचए और दूसरे राज्यों द्वारा किए जा रहे हैं उनको भी हम यहाँ पर सर्कुलेट करते हैं, और हमारी इच्छा रहती है कि हफ्ते में 4 बार हम एडवाइजरीज जो हैं वो अखबार
और टीवी चैनल्स के थ्रू भी लोगों को पहुँचाएँ। इस अवेयरनेस का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। पिछले 6 महीने में ही हमने करीबन 38 लाख लोगों को हमने जागरूक किया है और उससे हमने एक और अपील करते हैं कि इस जागरूकता को आगे और फैलाएं। एक व्यक्ति अगर 10 जनों को और फैलाएगा तो ये 3 करोड़ 80 लाख हो सकती है। तो इस प्रकार हम चाहेंगे कि अगले 6 महीने या 8 महीने के अंदर राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति तक साइबर जागरूकता का एक लेसन जो है वो पहुंच जाए और वो साइबर जागरूक हो जाए। सबसे बड़ा जो हथियार है वो जागरूकता ही है इसका। डिजिटल क्रांति का एक लंबा दौर रहा है, लेकिन पिछले 1 दशक की बात करें तो बहुत तेज़ी से इसमें विकास हुआ है और पिछले 3, 4, 5 साल से अगर बात करें तो एआई बहुत अच्छे तौर पर निकल करके सामने आया और अब हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और वो एआई का इस्तेमाल कर रहा है। लोगों को हम अवेयर करने की बात करते हैं, लोगों को डिजिटली एजुकेट करने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल एक ये भी आता है कि डिपार्टमेंट कितना अपडेट हो रहा है, क्योंकि समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उसके साथ साथ नई नई चुनौतियाँ भी आएगी, थ्रेट भी नए नए सामने आएंगे। तो डिपार्टमेंट किस तरह से अपने आप को अपडेट कर रहा है? डिपार्टमेंट आपको जान के खुशी होगी कि भारत और राजस्थान स्पेशली पूरे वर्ल्ड ओवर मैंने एक एनालिसिस किया तो हम साइबर क्राइम का प्रतिकार करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए हम काफ़ी अग्रणी देशों में हैं। और गृह मंत्रालय ने एक साइबर कमांडो प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसमें एक स्क्रूटनी टेस्ट के थ्रू इंटेलिजेंस कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इवन आईपीएस ऑफिसर्स तक को उन्होंने 6 माह सेलेक्ट किया और उसके बाद 6 माह की ट्रेनिंग उन्होंने आईआईटीज़, आईआईएम्स वगैरह में साइबर सिक्योरिटी और साइबर थ्रेट्स को काउंटर करने में लगाई। उसमें काफ़ी भारत सरकार ने उसमें इन्वेस्ट किया और राजस्थान में हमारे 17 साइबर कमांडोज ट्रेनिंग करके आ चुके हैं। वो हमारे साथ काम कर रहे हैं और लोगों को रोज़ाना मदद पहुंचा रहे हैं और 54 हमारे कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स इत्यादि जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं और उनका ट्रेनिंग का हम इंतजार कर रहे हैं कि उनकी ट्रेनिंग होने वाली है जल्दी। तो ये साइबर कमांडो जो प्रोग्राम है इसमें भारत सरकार का लक्ष्य 5000 साइबर कमांडोज को अगले 3 साल में ट्रेन करके राजस्थान के देश के विभिन्न हिस्सों में, जैसे राजस्थान में भी आएंगे, विभिन्न हिस्सों में पहुंचाना और पुलिस के साथ तैनात करना है। इसी प्रकार साइड ट्रेन करके एक मॉड्यूल है और आई गॉट कर्मयोगी जो भारत सरकार का ट्रेनिंग मॉड्यूल है उसमें साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। मैंने खुद ने आई गॉट कर्मयोगी और साइड ट्रेन के थ्रू साइबर सेफ्टी और साइबर सिक्योरिटी को लेकर के काफ़ी कोर्सेज किए हैं। तो ये इंश्योर किया जाता है कि राजस्थान पुलिस का प्रत्येक कर्मचारी, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, वो इन दोनों ट्रेनिंग मॉड्यूल से बेसिक साइबर सेफ्टी और सेफ सिक्योरिटी का कोर्स करे। इसका आई गॉट कर्मयोगी में जो बिल्कुल लेटेस्ट एआई से रिलेटेड भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको हमने सरकार के दूसरे जो विभाग हैं उनको भी हमने उनको सजेस्ट किया और उन लोगों ने भी करना स्टार्ट किया है। तो काफ़ी हद तक जो है वो सरकारी तंत्र जो है वो साइबर अवेयर हो चुका है। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि हर व्यक्ति के जो है व्यक्ति बैंकिंग सेक्टर से जुड़े और आज आप देखें कहीं किसी गली के नुक्कड़ पे कहीं आप सब्जी खरीदते हैं, किसी पान की दुकान से कुछ भी खरीदते हैं, कहीं पर भी कुछ भी खरीदते हैं तो एक यूपीआई के थ्रू पेमेंट ट्रांसफ़र हो रहे हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा भी हो रही है। तो इससे जुड़े फ्रॉड भी आ रहे हैं, क्यूआर कोड से जुड़े, इस कोड से पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, फेक क्यूआर कोड जनरेट हो जाते हैं और यूपीआई से किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। यूपीआई आईडी के थ्रू जो फ्रॉड हो रहे हैं उस पर काफ़ी हद तक गृह मंत्रालय ने और भारत का जो संचार मंत्रालय है उसने काफ़ी हद तक रोक लगाई है। रोज़ाना नए सेफ्टी फीचर्स यूपीआई पेमेंट में आ रहे हैं। अब जो क्यूआर कोड को स्कैन करके जो एक फर्जी क्यूआर कोड व्यक्तियों को भेजा जाता था, आम जनता को भेजा जाता था, जिसके अंदर पैसा उनके अकाउंट में पहुंच जाता था, उस पर काफ़ी हद तक कमी आई है। हमने खुद ने मर्चेंट्स को और ख़ासकर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको हमने खुद ने ट्रेन किया है कि अपने यूपीआई के क्यूआर कोड्स वगैरह हैं वो बाहर ठेले पर या दुकान पर न लगाएं, क्योंकि रात को देखा गया कि क्यूआर कोड के ऊपर साइबर ठगों ने अपना खुद का क्यूआर कोड चिपका करके और उस दुकानदार को या मर्चेंट को पता भी नहीं है कि स्ट्रीट वेंडर को पता नहीं है कि उसका क्यूआर कोड की जगह ठग ने अपना क्यूआर कोड लगा दिया है। अब इस पर करीबन 80% तक रोक लग चुकी है और यूपीआई का जो पेमेंट है उसमें हल्का सा एक डिले उससे वापस कंफर्म करने का वो एक नया फीचर ऐड हुआ है। तो यूपीआई जो क्यूआर कोड स्कैन करके जो फ्रॉड किए जाते हैं तो उसमें तो बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट हुआ है सुरक्षा का और उससे काफ़ी कमी आई है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री ने मन की बातों में डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड्स को लेकर के लगभग 10 मिनट तक भारत के निवासियों को, भारत के नागरिकों को समझाया कि किस तरह से हमें साइबर ठगों द्वारा किए गई अर्जेंसी जो समय की कमी को फ़ायदा उठा करके लोगों को से बहुत ही जल्दी निर्णय लेने की जो
बदमाशी की जाती थी, उसमें उन्होंने कहा कि स्टॉप, थिंक एंड टेक एक्शन। उन्होंने कहा कि पहले रुकिए, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, सोचिए कि ये जो मेरे पास फ़ोन आया है क्या वाकई में किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी का है, LEA का है, CBI का है, और क्या मुझे एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने फिर बताया कि 1930 पे किस तरह से आपको न सिर्फ आप कॉल करके अपने साथ जो साइबर फ्रॉड हुआ है वो बता सकते हैं, बल्कि आप उनको सूचना भी दे सकते हैं। इसी प्रकार I4C ने एक टेल I4C करके एक नया फीचर व्हाट्सएप पे ऐड किया, जिसके अंदर सस्पेक्ट कॉल जो आते हैं उनके नंबर अगर आप उस पर डालते हैं तो इमीडिएटली वो उसको ब्लॉक करने की कार्रवाई कर रहा है। भारत सरकार का जो संचार मंत्रालय है DOT, उसने एक संचार साथी पोर्टल जिसमें चक्षु पोर्टल भी है, वहाँ पर अपना व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसको अपने जो उसके जो कॉल आया था, सस्पेक्ट कॉल आया था, उसका स्क्रीनशॉट डाल करके उस पर भेजना है और सिर्फ ये बताना है कि उसके साथ किस तरह के इसने बात की थी। चक्षु पोर्टल जो है इमीडिएटली सस्पेक्ट नंबर्स को न सिर्फ नंबर्स को ब्लॉक करता है, एनालिसिस करके जो IBI जो डिवाइस चल रहा है और उसमें कितने नंबर आ रहे हैं उनको भी वो सस्पेक्ट में डाल देता है जी। तो भारत सरकार के जो दोनों मंत्रालय हैं, संचार मंत्रालय, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, इन तीनों ने मिलकर के UPI पोर्टल, पेमेंट पोर्टल को काफ़ी हद तक सुरक्षित बना दिया है। और इसी प्रकार उन्होंने जो सिम के जो पॉइंट ऑफ सेल होते हैं उसके लिए भी उन्होंने काफ़ी कानून में प्रावधान कर दिया है कि पॉइंट ऑफ सेल पे भी जो सावधानियां रखनी जानी चाहिए, और जो कंडीशंस होती हैं लाइसेंस की टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर्स को, उनको भी काफ़ी स्ट्रिंजेंट बनाया है। उससे काफ़ी हद तक एक रोक लगी है इस पर। तो एक तरह से ये माना जाए कि बहुआयामी जो है वो प्रतिकार या काउंटर करने की मैकेनिज्म जो है वो तैयार की जी। प्रदेश का हर भी व्यक्ति जिसके हाथ में मोबाइल है वो उसकी प्रेजेंस है डिजिटली, सोशल मीडिया पर वो अवेलेबल है, उसके मल्टीपल अकाउंट्स हैं, वहाँ पर कई तरह के फ्रॉड होते हैं, नकली फ़ोटोज़ वीडियोस बनाना, उसको सर्कुलेट करना, न्यूडिटी फैलाना, किसी के फ़ोटो का गलत इस्तेमाल या उससे जुड़े और भी कई अपराध, उसके बारे में बताएं, उसके से जुड़े किस तरह से सतर्क रहे हमारे जो प्रदेशवासी हैं। महत्वपूर्ण यह है कि जो टेलीफोन है वो एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है आपका भी, क्योंकि आपको तुरंत अपने रिश्तेदारों से, परिवार से, सामाजिक समूह से जोड़ता है। उसको सेफ बना कर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन या एप्पल फ़ोन आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें बहुत ही नॉर्मल सेफ सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के आप अकाउंट्स में जाकर के, सेटिंग्स में जाकर के, अकाउंट्स में जाकर के 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लें। हर जो इस तरह का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमेशा आपको ऑन रखना चाहिए, ताकि आपका व्हाट्सएप पर भी हैक नहीं हो सके। इसी तरह से सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप किसी भी APK फाइल जो सस्पिशियस फाइल होती है उस पर, या लिंक जो सस्पिशियस लिंक है जो आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त ने नहीं भेजा, किसी और ने भेजा है, उसको आप प्रेस न करें। अगर आपने लिंक APK फाइल के किसी लिंक को आपने प्रेस कर दिया, जो आजकल ई-चालान के माध्यम से आ रहे हैं, निमंत्रण पत्र के माध्यम से आ रहे हैं, या किसी टेम्पटिंग फोटोग्राफ के थ्रू या किसी न्यूज़ आइटम के थ्रू आ रहे हैं, जिसमें आपको देखने की इच्छा करेगी कि खबर जो है वो मेरे से रिलेटेड है या मेरे परिवारजन से रिलेटेड है, या कोई फोटोग्राफ है जिसको आप देखना चाहते हैं, आप तुरंत उसको प्रेस करते हैं, प्रेस करते ही APK फाइल डाउनलोड हो जाती है। इसी प्रकार प्रत्येक मोबाइल में एक ऑटो डाउनलोड का सिस्टम होता है, उसको हमेशा ऑफ रखें। आप अगर किसी ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें, और उसके अंदर भी आप फीचर ये डालें कि आपकी परमिशन ज़रूरी हो। होता यह है कि डिफ़ॉल्ट जब हम मोबाइल ख़रीदते हैं, आम जन जो मोबाइल ख़रीदता है तो वो उसके सेफ्टी फीचर्स को जाकर के उसको चेक नहीं करता, वेरीफाई नहीं करता, और उसमें कई चीज़ें जो होती हैं वो डिफ़ॉल्ट परमिशन जो है वो दी हुई होती हैं। उसके कारण जो है वो आम व्यक्ति बहुत जल्दी अपने मोबाइल हैकिंग का शिकार बन जाता है। और इसमें एक और चीज़ जो KYC वाली बात आपने कही है, वो KYC अब सिम्स पे और बैंक अकाउंट्स पे KYC का पूरा कैंपेन चल रहा है, और ये ड्राइव 31 दिसंबर तक चलेगा। तो वह होगा ये कि जिस व्यक्ति के नाम पे सिम है वो उस व्यक्ति द्वारा ही यूज़ की जा रही है, नहीं जा रही, एक तो ये, और जिस व्यक्ति के नाम पे बैंक अकाउंट है क्या वो व्यक्ति ही इसको यूज़ कर रहा है, ये पूरा वेरीफाई होगा। RBI ने एक बहुत ही अच्छा टूल म्यूल हंटर AI टूल का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है, जिसमें उसमें अकाउंट में पैसा आना और पैसा वहाँ से निकलना, स्कैटर इन स्कैटर आउट, फैन इन फैन आउट, इस पैटर्न पे वो ये देखते हैं कि क्या ये अकाउंट की जो एक्टिविटी है, ट्रांजैक्शन एक्टिविटी सस्पिशियस है नहीं है। जैसे ही वो सस्पिशियस आती है इमीडिएटली उसको फ्लैग करके ब्लॉक कर देते हैं और उसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। तो म्यूल हंटर AI ऐप के थ्रू इस साल 6 महीने के अंदर ही हमने राजस्थान में करीबन 83 सस्पिशियस म्यूल अकाउंट्स पे हमने कार्रवाई की है। 2 महीने का हमने विशेष अभियान चलाया है। इसी प्रकार स्पेशल अभियान चलाया हमने पॉइंट ऑफ सेल ऑफ सिम्स के बारे में, क्योंकि ये पाया गया कि दूसरे राज्यों की सिम्स यहाँ राजस्थान में एक्टिव हैं,
और यहाँ की जो सिम्स हैं दूसरे राज्य में एक्टिव है, तो सबने कोऑर्डिनेशन करके आपस में मोबाइल सिम्स और म्यूल बैंक अकाउंट पे कार्रवाई की है। जी सर, कार्यक्रम का समय सीमित है, हमें कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना होगा। हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित श्री शांतनु कुमार सिंह, आप डीआईजी साइबर क्राइम राजस्थान पुलिस, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में पधारे और आपने राजस्थान के सभी लोगों को इतनी बेहतर जानकारी दी और उनको बताया कि किस तरह से आपको अपडेट रहना है। मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपको आवश्यकता नहीं है डरने की, आप रुकें, सोचें और एक्शन लें। स्टॉप, थिंक एंड टेक एक्शन। और राजस्थान पुलिस और भारत की जो पुलिस है साइबर क्राइम से रिलेटेड 1930 हम आपके हमेशा आपके साथ हैं, और इसमें हमें पूरा विश्वास है कि विकसित राजस्थान और विकसित भारत को बनाने में हम साइबर सेफ बना करके हमारे समाज को, राज्य को और देश को हम बहुत ही जल्दी उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। और कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। थैंक यू।